नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर ऋषिकेश से जुड़ी है, जहां ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप में चार धाम यात्रा को लेकर बैठक की गई। देहरादून डीएम सवीन बंसल ने की तैयारियों की समीक्षा। संबंधित विभागों से तमाम अधिकारी रहे मौजूद, जिनसे चर्चा की गई है। डीएम ने सभी व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए हैं। संबंधित विभागों से तमाम अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। देहरादून डीएम सवीन बंसल ने तैयारियों की समीक्षा ली है। चार धाम यात्रा कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है, जिसको लेकर तैयारियों को लेकर जायजा लिया जा रहा है। तैयारियों की समीक्षा ली जा रही है। बैठकों का दौर चल रहा है। ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप में चार धाम यात्रा को लेकर बैठक की गई। देहरादून डीएम सवीन बंसल ने तैयारियों की समीक्षा बैठक की। संबंधित विभागों से तमाम अधिकारी मौजूद रहे। डीएम ने सभी व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए हैं। कमेंट्स होने वाली है। उसके दृष्टिगत ऑनरेबल सीएम के भी डायरेक्शन हैं कि हमारे श्रद्धालुओं को, आगंतुकों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो हमारे होल्डिंग एरियाज में हो, रूट में हो या हमारे धार्मिक स्थलों पर हो। हमारा उद्देश्य ये है कि वो सुखद एक्सपीरियंस लेकर जाएं और उनको कम से कम क्यूइंग करनी पड़े, वेटिंग टाइम उनका न्यून हो जाए। और जहाँ पर भी होल्डिंग एरिया हो वहाँ पे हमारी प्रॉपर सिविक अमेनिटीज़ होनी चाहिए, राइट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन काउंटर्स टू वॉशरूम्स टू स्टे अरेंजमेंट। हमारी सुरक्षा व्यवस्था की पूरा रिव्यू एसएसपी साहब ने कर लिया है और ये इंश्योर किया जाएगा कि क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो हमारे श्रद्धालुओं का, पर्यटकों का और स्थानिकों का सिक्योरिटी सेफ्टी इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उनके यात्रा में, पड़ावों में कोई भी डिस्ट्रेस आता है, कोई भी एक्सीडेंसी आती है, तो उसको कैटर करने के लिए कंट्रोल रूम, हमारे ज्वाइंट कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं ट्रांजिट कैंप में, जिला हेडक्वार्टर्स में, पुलिस कंट्रोल रूम में, जहाँ पे सभी विभागों के लोग समन्वय करते हुए प्रॉब्लम को मिनिमम टाइम में रिस्पॉन्ड करेंगे और कोई भी हर्डल है, कोई भी एडवर्स सिचुएशन है, उसको न्यूट्रलाइज। पौड़ी में आयुक्त गढ़वाल मंडल विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में चार धाम यात्रा, वनाग्नि, पेयजल, सड़क सुधारीकरण, सीएम हेल्पलाइन समेत अन्य विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की गई, जिसमें आयुक्त ने चार धाम यात्रा को लेकर आवश्यक सभी तैयारियां 25 अप्रैल तक पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने यात्रा मार्ग पर सभी वाटर पॉइंट सुचारू रखने और सार्वजनिक शौचालयों को साफ सुथरा रखने के निर्देश दिए। पिछली यात्रा के दौरान हम लोगों ने ये थोड़ा एक्सपीरियंस लिया था कि हमारे जो होल्डिंग पॉइंट्स थे वो बहुत अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाए थे। तो इस बार पहले से ही सारे होल्डिंग पॉइंट्स हमारे आइडेंटिफाइड हैं। इमरजेंसी की स्थिति में गाड़ियां कहाँ पार्क होंगी वो जिलाधिकारी ने और कप्तान साहब ने बहुत ही अच्छी प्लानिंग की है और लगभग हम 1800 से 2000 की गाड़ियों को होल्ड करने की अपनी क्षमता रखते हैं इनकी। और जहाँ पर ये गाड़ियाँ होल्ड होंगी वहाँ पर बेसिक एमिनिटीज़ जो होती हैं, लोगों को चाय मिल जाए, पानी मिल जाए, टॉयलेट्स की सुविधा हो, इसकी भी व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाते, तो डीएम साहब से मैंने अनुरोध किया है कि कुछ धर्मशालाएं उन्होंने आइडेंटिफाई की हैं, साथ ही कुछ टेम्परेरी रहन बसेरा टाइप का भी वहाँ पर बनाएंगे, ताकि लोगों को अगर निःशुल्क भी रुकने की आवश्यकता होती है तो उनको निःशुल्क रुकने की और निःशुल्क भोजन की भी व्यवस्था वहाँ पर हम लोग कर सकें, क्योंकि काफ़ी सोशल जो हमारे एनजीओज होते हैं वो काफ़ी बढ़ चढ़ के इसमें भाग भी लेते हैं। तो वो सारा इन्होंने एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कर रखी है और हम उम्मीद करते हैं कि चार धाम यात्रा में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। साथ ही साथ सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का जो एक अभियान है उसकी भी हमने आज एक रिव्यू किया है और करीब 445 किलोमीटर का हमारा ये टारगेट है गड्ढा मुक्त होने का। लगभग 125 किलोमीटर के आसपास गड्ढा मुक्त हो चुका है और इसकी डेडलाइन 31 मई तक है। उत्तराखंड कांग्रेस के आगामी संविधान बचाओ कार्यक्रम को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है। ऐसे में बीजेपी प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा कि आज बड़ी हास्यास्पद स्थिति है, जिस पार्टी ने देश में संविधान को कई बार तार-तार किया, देश में इमरजेंसी लगाई और चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया, आज वही पार्टी संविधान की दुआई दे रही है।
उन्हें आज खुद को बचाने की जरूरत है, ना कि संविधान को बचाने की। उन्होंने कहा कि संविधान सुरक्षित है, लेकिन कांग्रेस पूरी देश में सिमटती जा रही है, इसीलिए कांग्रेस के नेता कांग्रेस को बचाने में अपनी प्राथमिकता रखें। हमेशा संविधान के खिलाफ जाकर के काम किया। जिस पार्टी ने इस देश के अंदर इमरजेंसी लगाई हो, जिस पार्टी ने चुनी हुई सरकारों को ध्वस्त करने का काम किया हो, उस पार्टी के नेता और उस पार्टी के कार्यकर्ता अगर संविधान की बात करें और संविधान के न्याय की बात करें तो यह बड़ा हास्यास्पद है। कांग्रेस को पहले अपने गिरेबान पे झांकना चाहिए, फिर इस प्रकार की यात्रा करना। उत्तराखंड में गांवों के विकास के लिए राज्य सरकार लगातार संजीदा दिख रही है, जिसके तहत महिलाओं को स्वरोजगार योजना, लखपति दीदी योजना समेत होम स्टे को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जा रहा है, जिस पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि धामी सरकार ने 100 गांवों को चिन्हित किया है, जिसमें किसी तरह की कोई समस्या आ रही है तो उसे विकास की गति देने के लिए ये खुशी का विषय है। उन्होंने कहा कि इस कार्य से उत्तराखंड की जनता को लाभ मिल सकता है। देखिए, जिस प्रकार हमारी सरकार गाँव को लेकर लगातार संजीदा दिखाई पड़ रही है, जिसके तहत वो स्वरोजगार से भी महिलाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं, लखपति दीदी योजना के तहत गाँव को जोड़ने का काम किया जा रहा है, और जिस प्रकार से होम स्टे को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है, उत्तराखंड की सभी परंपराओं को दर्शाने के लिए, एक लोक संस्कृति दिखाने के लिए भी उस पर कार्य किया जा रहा है। वह यह दर्शाता है कि गाँव को लेकर हमारी सरकार लगातार गंभीर है। उसी क्रम में मुख्य सचिव आनंद वर्धन जी ने 100 गांवों को चिन्हित किया है, जिसमें किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आ रही है, कोई उसमें कमी रह गई है, तो उसमें विकास की गति को प्रदान करने के लिए ये हर्ष का विषय है कि 100 गांवों को चिन्हित किया जा रहा है कि किसी भी तरीके की समस्याओं से उसको निदान दिलाया जाए, जिससे हमारी उत्तराखंड की जनता खुश रहे और रोजगार के साथ रहे, और जिससे उत्तराखंड की जनता का आगे तक भला हो, क्योंकि आने वाले दशक उत्तराखंड का दशक होगा। ये चीज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही कह रखा है, और उसको गतिशील करने के लिए लगातार हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी कार्यरत है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। आगामी 30 अप्रैल को कांग्रेस प्रदेश में विशाल संविधान बचाओ रैली निकालने जा रही है, जिसमें कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे। इस संबंध में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बताया कि बीजेपी जिस प्रकार से संविधान और कानून की धज्जियां उड़ा रही है, प्रदेश ही नहीं पूरे देश में हर जगह बीजेपी अपनी मनमानी चला रही है। उसी के खिलाफ प्रदेश में 30 अप्रैल को विशाल संविधान रैली निकालने का फैसला पार्टी ने लिया है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता ने के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के प्रवक्ताओं को संविधान को पहले पढ़ना चाहिए। जिस इमरजेंसी की बात भारतीय जनता पार्टी बार बार करती है, संविधान में इमरजेंसी लगाने की अनुमति है। इस समय देश में बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान के संग बहुत ज्यादा छेड़छाड़ हो रही है, और लोगों के अधिकारों पे अतिक्रमण हो रहा, निजता में अतिक्रमण हो रहा। उत्तराखंड इसका एक बेहतर उदाहरण है। यूसीसी आर्टिकल 44 का सीधे सीधे उल्लंघन है संविधान की धारा का। तो इसलिए आवश्यकता पड़ी है कि संविधान बचाओ रैली कराई जाए, पूरे देश में हो रही है। और जिस तरीके से बीजेपी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, संविधान के प्रदत्त अधिकारों का अतिक्रमण कर रही है, ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इस्तेमाल, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट जो है, ये करके लोकतंत्र को खतरे में डालने की काम कर रहे हैं। इसलिए संविधान बचाओ रैली 30 तारीख को पूरे देश में है, 25 से 30 के बीच में सुविधा अनुसार हर राज्य में। हम 30 तारीख को कर रहे हैं। उसके बाद हमारी विधानसभा वारी रैलीज हैं, उसके बाद हमारी जिले वारी रैलीज हैं, और फिर हम इसको और नीचे भी लेके जाएंगे। फिर घर घर जाने का अभियान भी है, उसमें हम बहुत सारे हमारे कंटेंट्स हम तैयार कर रहे हैं, जिसके प्रपत्र, लिफलेट्स इत्यादि लोगों को बांटे जाएंगे।
उत्तराखंड में मिशन बंदर अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य बंदरों की आबादी को नियंत्रित करना है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां बंदरों की वजह से किसानों और स्थानीय लोगों को नुकसान हो रहा है। इसको लेकर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि इन 3 सालों में बंदरों का बंध्याकरण हमारे विभाग ने किया है। बंदर भी नए तो आए नहीं है कि आज ही कल में कोई इम्पोर्ट करके लाया हो। ये बंदर एक बड़ी समस्या है और इस समस्या को भी हमने एक मिशन के रूप में लिया और इसका कारण था कि जो मंकी मिशन आज से 10 वर्ष पूर्व बना था, उस मंकी मिशन में 3 वर्ष में जितने बंदरों का बंध्याकरण किया गया उस 7 वर्षों में उससे कई गुना ज़्यादा हमने 3 वर्षों में करके दिखाया। आज तक हम 1,41,000 बंदरों का बंध्याकरण कर चुके हैं और 7 वर्षों में मुश्किल 40,000 बंदरों का बंध्याकरण किया गया था। तो वो इसमें ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत ही चल रही है। देखिए, तत्काल इस व्यवस्था को खत्म रोका नहीं जा सकता बंदरों के आतंक को। एक बंदरों की जनसंख्या को भविष्य में रोकने के लिए हम लोगों ने मिशन बंदर के तहत बंध्याकरण को एक प्रभावी कार्रवाई करने का काम किया। आने वाले 5, 7, 10 सालों में इसके परिणाम आपको दिखाई देगा। ठीक है। डोईवाला की रानी की पोखरी बड़कोट में जंगलात के पास शराब की दुकान खोलने का वहां के ग्रामीण पिछले कई दिनों से विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि जब ठेका संचालक शराब की दुकान में गाड़ी से शराब लेकर पहुंचे तो उसे ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान ग्रामीणों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया, जिसके चलते शराब की गाड़ी को वहां से वापस जाना पड़ा। ठेका नहीं खुलेगा, दारू का ठेका नहीं खुलेगा, शासन प्रशासन भारत माता की। नहीं खुले। यहाँ पर आने वाले समय में बच्चों के लिए वो है खराब, क्योंकि यहाँ पर हमारे बच्चे भी आते हैं, सब आते हैं, खेलने आते हैं। यहाँ पर कुछ होगा तो यहाँ पर हमारा माहौल खराब हो जाएगा, गांव खराब हो जाएगा सब। यहाँ पर तो प्लॉटिंग हो रखी है लोगों की, यहाँ पर तो किसी से पूछा नहीं कि कुछ नहीं, यहाँ पर आगे खोल दिया, हमें पता ही नहीं चला कि यहाँ पर दारू का ठेका खुल रहा है। यहाँ पर मंदिर भी है बगल में, यहाँ पर हमारे इधर मंदिर है मनसा देवी, यहाँ पर हमारा आना जाना बंद हो जाएगा। हम यहाँ से पैदल जाते हैं मंदिर, इधर मनसा देवी है, वहाँ मंदिर में कीर्तन करने जाते हैं, वहाँ पर आना जाना बंद हो जाएगा। क्या रह जाएगा हमारे यहाँ पर? कुछ भी नहीं रह जाएगा यहाँ पर। तो भाई यहाँ पर किसको पूछ के तो यहाँ पर ठेका खोला है कि ना गाँव से पूछा है, ना प्रधान से पूछा है, ना कुछ करा है। तो सीधा यहाँ पर आए, खोल दिया। परसों हम यहाँ पर आए, दारू के ट्रक लेके यहाँ पर आ गए। अगर हमारी महिला नहीं यहाँ पर नहीं होती तो वहाँ अंदर ले जा लेते दारू के ठेके। खुलने नहीं देंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे गांव के लिए सभी के लिए अच्छा नहीं है ये, क्योंकि यहाँ की गांव की औरतें सारी घास पत्ती से अपना जीवन वो करती हैं, क्या करना, अपना जीवन यापन करती है। इसलिए यहाँ पे हम दारू का ठेका नहीं खुलने देंगे। यहाँ पे ठेका नहीं खुलने देंगे, क्योंकि अगर सर इधर ठेका खुल गया तो पूरा यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, नुकसान ही नुकसान हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे ठेका नहीं खुलने देंगे। आगे हमारे जोट वगैरह बच्चे लोग सभी के बर्बाद हो जाएंगे। यहाँ पे घास पत्ती लेने के लिए जंगल में जाते हैं, यहाँ पे कल के दिन हम लोग आ नहीं पाएंगे। हम गरीब गुरबे लोग गाय भैंस पाल करके अपना जो है दूध बेच करके अपना घर बार चलाते हैं। सभी लोग गरीब है सर, लेकिन हम ठेका नहीं, मर जाएंगे मिट जाएंगे सर। हम यहाँ पे ठेका नहीं खुलने देंगे। हम जी जान लगा देंगे, गाड़ी आएगी हम लेट जाएंगे सड़कों के आके, सब लेडीज सब लेटेंगे, जेंट्स लेटेंगे, लेकिन नहीं ठेका तो यहाँ बिल्कुल भी हम खुलने नहीं देंगे सर। यहाँ पे कुछ भी हो जाए, अगर सरकार को कुछ करना ही है हम लोगों के लिए तो यहाँ पे फैक्ट्री वगैरह करवाओ, जो आगे बेटी बुआरी अपने रोजगार कर सके, गरीब गुरु अपने बच्चों का पेट पाल सके। दारू पी के सड़कों में पड़े रहेंगे, घर में बेटी बुआरी जो कुछ अपने भूखे प्यासे मरते रहेंगे, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, दारू पी के घर में जाएंगे, लड़ाई झगड़ा वगैरह सर सब करेंगे। इसलिए सर ठेका बिल्कुल नहीं खुलेगा। हम पत्ती काट करके अपने डंगर वगैरह पालते हैं, इसलिए यहाँ पे नहीं खुलेगा सर। पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों की आत्मा की शांति के लिए शिक्षक उत्थान समिति की ओर से स्कूली बच्चों ने दिनेशपुर नगर क्षेत्र में मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया और आतंकवादियों के साथ जो भी देश जुड़ा है उस देश के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इस दौरान स्कूली बच्चों ने आतंकवादियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये जो घटना हुई है, जो आतंकवादी घटना हुई है और जिसमें बहुत सारे सिविलियंस की जानें चली गई है, ये बहुत निर्ममतापूर्वक
हत्या किया, ये एक प्रकार से कायराना हरकत है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। और मैं ये समझता हूँ कि आतंकवाद इसका ना कोई जाति होता है ना धर्म होता है। ये दुनिया के, मैं कहता हूँ कि ये बहुत बड़ा मानव समाज के लिए कोड है। ये दुनिया से समाप्त होना चाहिए। आतंकवाद का समर्थन नहीं किया जा सकता और इसके लिए जो लोग मृत हुए हैं उनके परिवारों के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं, पूरा देशवासी संवेदना व्यक्त करते हैं। साथ है हम उनके लिए न्याय की मांग करते हैं भारत सरकार से और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। भारत सरकार को कड़े स्टेप उठाने चाहिए ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। और ये बहुत दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की घटनाएं हमारी वहाँ इंटेलिजेंस है, हमारी गुप्तचर एजेंसियाँ हैं, वो कहाँ उनको पता क्यों नहीं चल पाता। ये वो तो स्ट्रांगली वहाँ पे जो एरिया जहाँ पे ये घटना हुई है वहाँ पे तो ये मजबूती के साथ इनको काम करते रहते हैं ये लोग, लेकिन फिर भी ये चूक कहाँ से हुई इसकी जांच भी होनी चाहिए। आज यहाँ हम सभी विद्यालय, हमारे जो शिक्षक उत्थान समिति है उसी के सभी विद्यालय मिलकर एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस आतंकवाद के खिलाफ। जो एक बहुत ही बेशर्म घटना घटी है, इन लोगों ने घटना घटाई है। पाकिस्तान वालों ने, जो आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष जो घूमने गए थे सैलानियों, उनका पहलगाम में जो दुखद घटना घटित हुई है उसमें जो है 22 लोगों की मृत्यु हुई है, जिनमें आतंकवाद में उनके जाति धर्म पूछ करके उनका निर्मम हत्या किया गया है। इसके विरोध में शिक्षा उत्थान समिति के बैनर तले यहाँ जितने विद्यालय हैं उन विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा एक मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया है और हम देश को ये संदेश देना चाहते हैं कि इस तरह की घटना दोबारा घटित ना हो और इन घटनाओं में जो भी लोग शामिल है, जो भी देश शामिल है, उनको सख्त सजा दे, जो इस तरह के किसी भी घटना को दोबारा अंजाम ना दे। इसके लिए देश जो है सब एकजुट है, एकजुट होकर के कार्य करेंगे। देखिए, सरकार अपनी पूरी प्रयास कर रही है और इसमें हमारी जनता है उनको भी साथ में प्रयास करना चाहिए, तभी जाके आतंकवाद रुकेगा। और हम सभी के प्रयास से जो इनको संरक्षण दे रहे हैं उन पे पाबंदियां लगनी चाहिए और जो भी हमारी जिम्मेदारी बनती है, जो जहाँ भी जो जनता रहती है उसकी जिम्मेदारी बनती है इस आतंकवाद को रोकने के लिए सरकार के साथ अपना कदम से कदम मिला के चले, तभी ये आतंकवाद रुक सकता है। नहीं तो ये बार बार जो बाहरी शक्तियाँ हैं आके आतंकवाद बनते हैं और हमारे देश को नुकसान पहुँचाते हैं। ऐसा है कि जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष सैलानियों पर जो आतंकवादी हमला हुआ, इसके हम विद्यालय जो समिति है इनका घोर पुरजोर निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार इसको जल्द से जल्द इस पर कोई कार्रवाई करे और ठोस कदम उठाए, जिससे हमारे निर्दोष जिनका भी वो मारे गए हैं उनका आत्मा को शांति मिले, बस यही कहना है। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को देहरादून के सिद्धोवाला स्थित BFIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के बच्चों ने कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि ये कैंडल मार्च कैंपस से लेकर सिद्धोवाला चौक तक निकाला गया। इस दौरान कॉलेज के बच्चों ने फैकल्टी मेंबर्स के साथ हाथ में कैंडल जलाकर शांति और अमन का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आज हम ये संदेश दे रहे हैं कि इस धरती पर शांति, अमन और भाईचारे के साथ हम सबको मिलकर रहना चाहिए ताकि हम उन्नति कर सके। वहीं कैंडल मार्च के दौरान BFIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के पत्रकारिता विभाग, IT विभाग, पैरामेडिकल विभाग, नर्सिंग विभाग, लॉ विभाग समेत अन्य विभाग के छात्र और फैकल्टी मेंबर्स मौजूद रहे। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। नैनीताल हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन सभागार में आज उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की और आतंकी हमले में मारे गए लोगों के लिए 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष DS मेहता ने कहा कि इस आतंकी घटना के बार एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से हिंदुओं की रक्षा की मांग की है। खबर दिनेशपुर से है, जहां बालिका इंटर कॉलेज के इंटर बोर्ड परीक्षा में प्रदेश की 22वीं मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करने वाली सोनाली का स्कूल परिसर में स्वागत कर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि बीते सोनाली ने बिना ट्यूशन पढ़े अपनी मेहनत के बल पर स्कूल के साथ साथ गांव का नाम भी रोशन किया है। ऐसे में सोनाली ने वकालत की पढ़ाई कर जज बनने की इच्छा जताई है। इसके अलावा विश्वास रेड रोज इंटर कॉलेज के हिरोमी भट्ट ने हाई स्कूल में 12वीं रैंक प्राप्त की है।
उत्तराखंड में 12वां रैंक आया है और उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में 8वां रैंक आया है। मैं विश्वास रेड रोज इंटर कॉलेज में पढ़ती हूँ। मेरी सफलता का श्रेय मैं अपने माता पिता और गुरुजनों को देना चाहती हूँ। बड़े होकर मैं फॉरेंसिक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। जो लड़की हमारे उत्तराखंड में 12वां रैंक पे आया है, ये मेरे स्टूडेंट की लड़की है। मुझे बड़ा गर्व है इसमें कि इनके पिताजी जो है मेरा स्टूडेंट, एंझा कॉलेज में मेरा स्टूडेंट रहा और आज मुझे खुशी की वजह से मैं सब लोगों को यही बधाई देता हूँ कि इसी तरह हर बच्चे को अच्छी स्थिति में लाके विद्यालय का नाम रोशन करे, मेरा नाम रोशन करे, मेरे बच्चों का नाम, मेरे अध्यापकों का नाम, सबका नाम रोशन करे। क्योंकि सभी अध्यापकों ने अच्छा सहयोग किया इसमें। सब लोग प्रयास करते थे इस लड़की का पेपर सही हो जाए और आगे पीछे आना जाना, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। इसमें देवव्रत सर, प्रशांत सर और ये भट्ट जी, ये सब लोग इसका विशेष ध्यान रखते हैं। तो मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ कि इन लोगों के सबके सहयोग से आज ये बच्चे उत्तराखंड में अच्छा पोजीशन पे लाया है और हमारे विद्यालय का नाम रोशन किया है। बोर्ड परीक्षा में इस वर्ष 500 में से 455 नंबर आए हैं और जिसमें 91% है और मैं उत्तराखंड बोर्ड में 23वें नंबर पर रैंक पर हूँ। और मैं पूरे विद्यालय परिवार का आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतना आदर दिया और इतने अच्छे से पढ़ाया। और मैं अपने माता पिता का भी आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, हमेशा पढ़ने के लिए कहा। और मुझे बहुत खुशी है कि इस दिन मैं इस स्कूल से इतने अच्छे नंबर से पास होकर जा रही हूँ। इस बात की भी मुझे बहुत खुशी है और मैं चाहूँगी कि आगे चलकर मैं कुछ बन पाऊँ और जिससे हमारे विद्यालय का और मेरे माँ बाप का नाम भी रोशन हो। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।